जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके का 40 क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा था। बीएससी यानी बिहार कार्यालय खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से प्रश्न पूछूंगा। अगर मैं कहूं कि आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछे तो यह बात बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। 2022 का सवाल है। तो सभी बच्चे को पता है संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और भी कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे में यहाँ पर 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में संविधान को कब अपनाया गया था। तो संविधान को आपको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ ये भी पूछ देता कि संविधान को कब तक बनाकर तैयार कर दिया गया था। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत के संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गए थे। दो ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला पहला वाला जो क्वेश्चन देखें, ये आपका पर साल का जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, इससे पिछले एग्जाम जो हुआ था उसमें यह वाला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और फर्स्ट जीके में 31 नंबर क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। 30 आपका पहला मैथ रहता है, पहले आपका मैथ रहता है, उसके बाद जीके, लास्ट में आपका हिंदी रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला पहला 31 नंबर क्वेश्चन आपका यही वाला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, और 2 नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान को कब तक बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक बनाया गया था। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आप लोग बताइएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। इसका स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो याद रखिएगा इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इसका सेकंड थर्ड नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर कौन, सच्चिदानंद सिन्हा है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम बेसिक ये सब प्रश्न है, ठीक है। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है बिहार कार्यालय के लिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बिहार कार्यालय यानी बीएससी खुद कहता है कि मैं कंप्यूटर से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा। तो ये वाला प्रश्न कंप्यूटर से है, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इससे इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देंगे, इससे ज्यादा कंप्यूटर से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। और साथ में यह भी याद रखिएगा कभी कभी हो सकता है जनक पूछ देता है, हालांकि ये वाला सवाल अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है ये वाला सवाल पूछ दे। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट है, जनक नहीं, कभी कभी पिता भी कह देगा तो आप लोग इसका ही राइट आंसर करेंगे। जनक यानी पिता, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब आविष्कारक भी पूछ देगा तो आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में जीडीपी का पूरा नाम पूछ देता है, और यह पिछले साल पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपके पिछले साल पेपर में आया था कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है। और यह हिंदी में आपका पहला दूसरा ऑप्शन हिंदी में दिया रहता है। जैसे में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक आपका एटीएम हो गया, क्या हो गया, एटीएम।
एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सभी बच्चे को पता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम लोग किसको कहेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग कहेंगे, किसको कहेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहेंगे, ठीक है ना। और एपीजे अब्दुल कलाम ने न जाने कितने सारे हमारे भारत देश के लिए मिसाइल बनाए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल है, जैसे में एक अग्नि मिसाइल हो गया, क्या हो गया, अग्नि मिसाइल हो गया, मिसाइल का नाम था। एक आपका त्रिशूल हो गया। ये जो 2-3 आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे तो ये सब सवाल आता नहीं है, ये सब आपके टॉपिक में नहीं है, बीएसएससी के टॉपिक में ये सब नहीं है। ज्यादातर अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो ये वाला ही प्रश्न पूछेगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अगर पूछ दे, होता है ना किसका कोई सिलेबस नहीं है, जहां मन जहां से आपका सवाल उठाकर दे देगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला पूछ दे कि अग्नि त्रिशूल किसका मिसाइल है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, ठीक है। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, फिर भी संविधान से यहाँ पर फिर प्रश्न आ गया है, ठीक है। आपको ऊपर ही एक प्रश्न करवाया और फिर से यहाँ पर एक प्रश्न आपका संविधान से आ गया। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप लोग कमेंट में देंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। इस वीडियो में आपको जीके के पहले 40 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हिंदी के 30 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले 40 जीके क्वेश्चन में से अगर आप कम से कम 25 प्लस सही कर देते, यानी 25 प्लस सही कर देते हैं, यकीनन मानिए कि आपका बिहार कार्यालय में सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए आपका इसमें से 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपका प्रश्नों का निचोड़ है जो आने का संभावना है, और कुछ इसमें ऐसे प्रश्न है जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है ना, एवं आने वाला प्रश्न है। अगर 25 सही कर देते हो तो बिल्कुल अच्छा है, जीके में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। तो कोशिश करिए 25 प्लस सही हो जाए, ठीक है। तो प्रश्न है अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अगर पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। आपका एक अच्छा सा कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है। खराब लग रहा है खराब ही लिखिए, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहने वाली नदी है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह गोदावरी नदी होगा। कौन सा नदी होगा, गोदावरी नदी होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन यहाँ पर क्या सवाल क्या कर रहा है कि जो पूरी तरह भारत के बाहर वह कहीं नहीं बहता है, ठीक है। पूरी तरह से भारत में बहने वाला नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और यह निकलता कहां से है, तो यह निकलता है महाराष्ट्र से। ये कहां से निकलता है, महाराष्ट्र से। इस नदी को हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंडक के नाम से हम लोग इस नदी को जानते हैं, ठीक है ना। इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को, यानी बूढ़ी गंडक। महाराष्ट्र के कहां से लिखा है, तो त्रयंबकेश्वर से ये आपका निकला है, त्रयंबकेश्वर से आपका गोदावरी नदी निकला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और भी कुछ इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उससे पहले अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर एक आपका व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको हाई लिख कर मैसेज करना है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जब क्लास हो आपको पता चल जाएगा अगर आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज लिखकर हाई करना है। इधर से आपके पास ग्रुप का लिंक चला जाएगा, ठीक है। ग्रुप पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जब क्लास समाप्त हो जाए तब आप मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए,
बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा? महिला की बात कर रहा है। बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा कामेश्वर सिंह महिला विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि कहाँ में है? दरभंगा में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ में है? दरभंगा में है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ये पहले आपका भारत का ही आता था, लेकिन अब आपका ये सिर्फ बिहार का आता है। बिहार का महात्मा गांधी सेतु पुल सबसे लंबा नदी पुल है। लंबा नदी पुल कहने का मतलब है नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है। पहले ये वाला ही आपका भारत में भी आता था, लेकिन अब ये बिहार में ही आता है। ठीक है, इससे बड़ा भी एक बन गया है, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल का जो टोटल लंबाई है, याद रखिएगा, 5.75 किलोमीटर आपका महात्मा गांधी सेतु पुल का लंबाई है। ठीक है, 5.75 किलोमीटर आपका महात्मा गांधी सेतु पुल का लंबाई है। अब हम लोग भारत की बात करेंगे, तो भारत का अब जो नया बना है, याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु है, यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे, इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 9.15 किलोमीटर। इसकी लंबाई हो जाएगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका सेतु का लंबाई है। महात्मा गांधी का भी बता दिए 5.75 किलोमीटर। अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है। ठीक है, पहले आपका ये महात्मा गांधी आता था, लेकिन अब ये बन गया है और इसका लंबाई इतना है। तो यही आपका भारत का सबसे बड़ा लंबी नदी पुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये वाला सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 2015 ईस्वी में। हालांकि नीति आयोग का जो पहले का नाम था, उसका नाम था योजना आयोग। पहले का क्या नाम था? योजना आयोग उसका नाम था। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग नाम था, याद रखिएगा। और जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। अब इससे जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया सबसे पहले कि नीति आयोग का स्थापना 2015 में। ये तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड नंबर आपका प्रश्न है कि नीति आयोग का पहले का क्या नाम था? तो पहले का नाम था योजना आयोग। नीति आयोग के पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था, याद रखिएगा। और थर्ड नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। चौथा नंबर सवाल है, नीति आयोग यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, ये आपका राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। 10 नंबर आपका सवाल है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि इतना इजी लेवल है। 10 नंबर का जवाब कमेंट में आना चाहिए। ठीक है ना, कमेंट में आना चाहिए इसका जवाब। ठीक है, फटाफट कमेंट में आप लोग लिखेंगे। चलिए, 11 नंबर सवाल है, सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ये बिहार का प्रश्न है, बिहार का एग्जाम है, तो इसमें बिहार से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। जैसे में सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में हो जाएगा? औरंगाबाद जिला में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जवाब देते जाएंगे। लास्ट में हम जीके के जब 40 प्रश्न क्लियर करेंगे, तब आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, और जो प्रश्न आ रहा है आप उसका जवाब देते जाइए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से? तो राजस्थान हो जाएगा ना। और राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, तो याद रखिएगा 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, राजस्थान ना पूछ के इसका क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्षेत्रफल भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल है, अब जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो 356। जो 356 है यह आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और जो 352 है यह आपातकाल से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख से निकलता है। हिमनद गंगोत्री गोमुख से निकलता है। ठीक है। हिमनद के ग्लेशियर गोमुख से निकलता है। ए वाला बी वाला जो ऑप्शन है, इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा? थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज आपको डिले मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को। भारत के पहले उपग्रह यानी पहला सैटेलाइट को 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि यह जो चैनल है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर डेली क्लासेज आपको मिलेगा। ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। यह आपके जर्नी के साथ तैयार है, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाए यहाँ पर डेली आपको क्लासेज मिलेगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का एग्जाम है तो बिहार से ऐसे संबंधित प्रश्न पूछेगा, तो ये आपको सभी को पता है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 5228 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 5228 किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक में, मतलब संविधान में दर्जा कब मिला? 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से कौन सा है? ठीक है। तो ये आपका हॉकी ही हो जाएगा। और खेल दिवस से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जो भारत की सीमा है वह टोटल कितने राज्यों से लगती है? तो वह टोटल आपका 3 राज्यों से लगती है, जो कि आपका फर्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसको आप लोग शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। थर्ड आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिससे बिहार की सीमा लगती है। ठीक है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है। और इसका जो पूरा नाम होता है, जैसे भी इसका कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है, आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा आरबीआई का जो पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? आप लोग कमेंट में फटाफट जवाब देंगे। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? याद रखिएगा बिहार का जो आपका राजकीय पशु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 का आप लोग जवाब दीजिए तो फटाफट कमेंट में। इतना इजी सवाल है। चलिए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत मतलब कि बनाना, कब उसको बनाया गया ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो उसको बनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका निर्माण जो करवाया था कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक है। इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि किसने जलाया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ठीक है। चलिए भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है? याद रखिएगा 5 वर्षों पर होता है। ठीक है ना। 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है। चलिए
बिहार के किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिहार के किस जिले को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं? याद रखिएगा, गोपालगंज को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है, आप लोग भी जवाब देते जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब देते जाइएगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, आप लोग बताइए तो जरा कमेंट में, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिहार में बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा का जो सीट है उसका टोटल संख्या की बात करेंगे तो 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत हुआ था 2014 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर कभी कभी महिला भी पूछ देता है कि भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा हम पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, तो संविधान का संरक्षक हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर आपका सवाल है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ठीक है बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा है? आप लोग बताइएगा, तो कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? सभी बच्चे को पता है 1885 ईस्वी में। इसका जो स्थापना किए थे उसका नाम था ए ओ हयूम। उसका नाम क्या था? ए ओ हयूम था, ठीक है। और उसका अध्यक्ष जो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। उसका अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, याद रखिएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए 35 नंबर आपका सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा का संशोधन किस वर्ष मिला था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग भी जवाब देते जाएंगे, ठीक है। तो किस वर्ष मिला था? तो 73वां संशोधन में मिला था, ठीक है। चलिए, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ है? ये वाला आपको पहले क्लियर करवा दिए हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, 38 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखिएगा, आपका कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेगा प्रतिभा पाटिल, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेगा सुचेता कृपलानी, ठीक है। चलिए, लोक अदालत किससे संबंधित है? तो लोक अदालत किससे संबंधित होगा? न्याय से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये सबसे इजी सवाल है। भारत का राष्ट्रीय गीत आपका क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा, जिसका रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और इसके साथ अगर जनगण मन पूछ दे तो जनगण मन के कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जीके का 40 प्रश्न हम लोग क्लियर कर लिए। अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, जीके के 40 प्रश्न में से 25 सही हुआ या नहीं हुआ। ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। अगर 10 सही हुआ तो 10 लिखे, 20 सही हुआ 20 लिखे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अगले बार कोशिश करना है कि 25 में 40 में कम से कम 35-40 सही हो जाए। मतलब हौसला रखिए कि पूरा में पूरा सही हो जाए, ठीक है। चलिए,
तो जितना भी सही हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर जवाब देंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रश्न कर देते हैं जो कि आपके एग्जाम बेसिक प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हिंदी में से आप लोग 30 में से कम 15-20 कोशिश करने का सही कीजिए, मतलब सही करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अमृत पुत्रा का सही अर्थ क्या होगा? अमृत पुत्रा का सही अर्थ क्या है? तो अमृत का मतलब होता है, अमृत का मतलब क्या होता है बताइए? अमृत मतलब जिसको पीने के बाद वो आदमी अमर हो जाए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अमृत से पुत्रा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा देवताओं का पुत्र हो जाएगा। अर्थ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देवताओं का पुत्र हो गया। देखिए और भी कुछ ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। जैसे में रचयिता के एक प्रश्न पूछता है, जैसे में अग्निपथ कविता का रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा ये आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, अग्निपथ कविता के रचयिता हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे में ये तो आपका हरिवंश राय बच्चन हो गए, ठीक है। चलिए लोहे का चना चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लोहे का चना चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठिन काज करना, कठिन काज करना। लोहे के चने चबाने का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? कठिन काज करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि उपसर्ग शब्द का सही उदाहरण कौन है? मतलब ऐसा कौन सा एकरा में इसमें शब्द है जिसका उपसर्ग होगा, ठीक है। तो जिसका उपसर्ग अच्छे ढंग से अगर हम लोग करेंगे तो प्रहार, प्र प्लस हार, इसका उपसर्ग सही उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस कवि का है? ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह पंक्ति किस कवि का है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। एक दो ऐसा प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में मिलता है। तो यह जो पंक्ति है यह किस कवि का है? तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है, याद रखिएगा। और जो और यह पंक्ति है यह कहाँ का है? तो यह कामायनी एक लिखा गया है इनके द्वारा, वहां का यह पंक्ति है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय होती है। बिल्कुल आप लोग ऑप्शन देखकर भी पकड़ सकते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है का अर्थ क्या होगा? जो गरजते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अधिक बोलने वाले काम नहीं करते ना, कहते हैं कि जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। तो अधिक बोलने वाला ज्यादा काम नहीं करता है। जैसे में आप लोग बोल रहे हैं कि मैं 16 घंटा पढ़ूंगा लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो वही बात है कि आप गरज रहे लेकिन बरस नहीं रहे, ठीक है ना, वही बात हो गया। चलिए रामायण के रचयिता कौन है? एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अभी आएगा तो अभी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो रामायण के कौन हो जाएंगे? आप लोग जवाब दीजिएगा क्योंकि इतना इजी लेवल का सवाल है, ठीक है। चलिए नीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नीर शब्द का पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची को उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो जल बोल सकते हैं। नीर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? जल बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चले और मुख्य रूप से चले तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि कन्या शब्द का विलोम है। कन्या शब्द का आपका कौन सा विलोम होगा? याद रखिएगा कन्या शब्द का विलोम आपका पुत्र होगा। कन्या मतलब बेटी यानी बेटी लड़की हो जाएगा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए परोपकार शब्द कौन सा समास है? परोपकार आपका कौन सा समास हो जाएगा? समास यहाँ पर समझिएगा द्वंद का मतलब जिसमें या है बीच में हलंत इस प्रकार से लगा रहे। या तत्पुरुष में क्या होता है? जिसका दोनों पद प्रधान हो, अगर उसका आप तोड़ते हैं तो दोनों पद प्रधान हो। जैसे में पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार दोनों यहाँ पर पद प्रधान है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है।
सूरदास किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपका सगुन शाखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि अनुच्छेद शब्द का सही अर्थ है। अनुच्छेद शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताइए? अनुच्छेद का पैराग्राफ होता है। अनुच्छेद लिखने का सही अर्थ क्या है? पैराग्राफ है। ठीक है, चलिए पानी पानी होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, लज्जित होना। ठीक है, चलिए जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या है? तो याद रखिएगा अदृश्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय कवि के नाम से हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। किसको जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। ठीक है, 18 नंबर आपका सवाल है कि कर्मवीर शब्द कौन सा समास है? ठीक है, कर्मवीर आपका कौन सा समास हो जाएगा? याद रखिएगा क्रम प्लस वीर, तो इसमें दोनों शब्द प्रधान हो जाएगा, तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा मत करने का मतलब है कि अपना स्वार्थ देखना है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये आपका हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होगा? अर्थ से ज्यादा प्रश्न पूछता है तो आप लोग बताइएगा अतिथि देवो का भव का मतलब क्या हो जाएगा? पता है? ऑप्शन देकर आप लोग बताइए तो फटाफट। 21 का बी नंबर। ठीक है, चलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है कवि कोकिल किसे कहा जाता है? कवि कोकिल के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? याद रखिएगा विद्यापति को जानते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रभाषा शब्द कौन सा समास है? ठीक है, राष्ट्रभाषा शब्द आपका कौन सा समास है? याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है अधगर गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? अधगर अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? मतलब अज्ञानी व्यक्ति अधिक बोलता है। ये बिल्कुल बात सही है। जो अज्ञानी व्यक्ति रहेगा, जिनके पास कम ज्ञान रहेगा, वो बहुत अधिक बोलता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा? परिष्कृत होगा। संस्कृत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? परिष्कृत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, विलोम शब्द का सही अर्थ क्या होगा? विलोम शब्द का सही अर्थ क्या होगा बताइए तो विलोम का विपरीतार्थक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राम ने फल खाया, यह कौन सा वाक है? तो ये आपका विधानवाचक वाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? ये वाला इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा 30 में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते अपने दोस्तों के पास से एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।